हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग भाई सभी को। क्या हाल चाल है? जल्दी से बताएंगे मुझे। सभी ठीक ठाक हो? बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो और ऐसे ही लगे रहो भाई। बहुत जल्दी ही नोटिफिकेशन आ जाएगा और बहुत जल्दी आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाओगे। अक्सर आपने देखा होगा, जो बच्चे नोटिफिकेशन आने के बाद अपनी तैयारी शुरू करते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। और आप सोचो कि एक बच्चा नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी शुरू करेगा और एक आप हैं जो तैयारी शुरू कर दी जिन्होंने। तो जिस टाइम दोनों एक साथ बैठेंगे एग्जाम में, कितना डिफरेंस होगा आप दोनों में। तो चाहे बेशक आपका मैथ कितना ही कमजोर हो, धीरे 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 लगे रहो यार। कछुए की चाल से, कछुआ और खरगोश की रेस नहीं सुनी क्या आपने? कछुए की चाल से धीरे 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 लगे रहो, एट द एंड आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ठीक है, जुड़ेंगे एक बार सभी लोग। और हम हमारी क्लास चल रही थी प्रॉफिट लॉस की। थोड़ा सा आगे उसमें हम बढ़ते हैं। बहुत अच्छे अच्छे हम सवाल कर रहे थे। एक सवाल मैंने आपको दिया था, आप लोगों ने टेलीग्राम पे बहुत सारे बच्चों ने उसका आंसर दिया। हालांकि काफ़ी लोगों का मैं रिप्लाई भी कर चुका था। जिनका रिप्लाई नहीं किया, आप सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और जो तरीका मैंने बताया, सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की हुई, आप सभी ने उसी तरीके से उस सवाल को किया। बहुत बढ़िया, है ना? तो ठीक है, ठीक है। चलिए उस सवाल को देख लेते हैं भाई। क्या यही सवाल था? है ना? यही सवाल था ना? एक व्यक्ति ने 19,500 में दो घोड़े खरीदे। ठीक है, एक घोड़े को उसने 20% हानि पर और दूसरे घोड़े को उसने 15% लाभ पर बेच दिया। भाई 19,500, टिकट लगा देना। 19,500 में दो घोड़े उसने खरीदे हैं। अब एक को तो उसने 20% की हानि पर और दूसरे को 15% लाभ पर बेच दिया। और इस सवाल में जो इसकी बैकबोन है, सवाल की जो रीढ़ की हड्डी है वो ये है। सवाल की जो रीढ़ की हड्डी है वो ये है। जिसने इस लाइन को समझ लिया मतलब उसने सवाल को कर लिया। जो इस लाइन को समझ गया वो सवाल कर गया, 70% सवाल कर गया। वो क्या है कि यदि दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य समान है, यानी कि सेलिंग प्राइस समान है, मतलब कि दोनों को बराबर कीमत पर उसने बेचा है। चाहे किसी पे लाभ कमाया हो, चाहे किसी पे हानि कमाई हो, बेचा दोनों को बराबर की कीमत पर है। तो दोनों का क्रम से क्रिय मूल्य क्या होगा, ये उस सवाल ने कहा है। तो ये लाइन हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिल गई इसमें। देखो, मैंने क्या कहा, 19,500 में उसने खरीदे होंगे। हमें नहीं पता एक घोड़ा कितने का है, दूसरा कितने का है। मैंने इसका क्रिय मूल्य ए और बच्चे इसका क्रिय मूल्य मैंने बी मान लिया कि इसका ए है और इसका बी है। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्रिय मूल्य हैं दोनों उनके। पहला घोड़ा अगर 20% की हानि पर बेचा जाएगा तो कितने परसेंट में बेचा जाएगा? अगर पहला घोड़ा 20% की हानि पर बेचा जाता है तो बच्चे कितने परसेंट में बेचा जाएगा? क्या 80% में बेचा जाएगा? और 80% किसका? उसके क्रिय मूल्य का। किसका? 80% उसके क्रिय मूल्य का। 80% ऑफ ए। ये ए तो क्रिय मूल्य है, इसका 80%। देखो, अगर मैं अकेले ए की बात करूं तो ये तो सीपी हो जाएगा, और अगर मैं ए के साथ 80% को जोड़ दूं तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा इसका। अकेला ए तो सीपी है और उसका 80% उसका विक्रय मूल्य है। दूसरी बात उसने कही, दूसरे घोड़े को 15% के लाभ पर बेचा। तो बच्चे अगर 15% के लाभ पर बेचेगा तो कितने परसेंट में बेचेगा? लाभ कमा रहा है 15% का, तो क्या उसको वो 115% में बेचेगा? क्या उसको वो 115% में बेचेगा? बिल्कुल ठीक है, दूसरे घोड़े को। दूसरे का क्रिय मूल्य ये है, ये भी सेलिंग प्राइस है। और उसने एक बात और कह दी कि दोनों घोड़े का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस समान है। ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। क्या मैं दोनों को इक्वल कर दूं? ठीक है, तो यहां से क्या दोनों का रेशियो आ जाएगा? ए और बी का अनुपात कितना आ गया? ए के सामने क्या है? ए के सामने 115% है, और बी के सामने क्या है? बी के सामने 80% है। तो दोनों का रेशियो कितना आ गया? 5 से जाएगा 16 और 5 से जाएगा 23। ये इन दोनों के क्रिय मूल्य का आपको रेशियो मिल गया। ये क्रिय मूल्य का, कॉस्ट प्राइस का रेशियो आपको मिल गया। और कॉस्ट प्राइस तो दोनों का मिलाकर 19,500 दिया हुआ था, है ना? आप इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 और 3 9, 2 और 1 3, 39 आ गया।
39 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 19500। तो 1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 19500 बटे 39। ठीक है, ये 500 बार जाएगा पूरा। एक रेशियो का मान कितना आ गया? 500। तो उसने पूछा अलग अलग रेशियो। भाई एक रेशियो का मान अगर 500 है तो 23 रेशियो का मान कितना हो गया? 23 गुणा 500 कितना हो जाएगा? 11500। और दूसरे घोड़ा 16 रेशियो है तो 16 गुणा 500 कितना हो गया? 8000 हो गया। तो 11500 और 8000 इनके अलग अलग क्रिया मूल्य आ गए। बहुत अच्छा सवाल था। आप इसका सॉल्यूशन बुक में उठाकर देखो, दुनिया भर के एक्स का उन्होंने इस्तेमाल किया होगा और यहां पर सवाल को जंजाल बना दिया होगा। लेकिन आपने अब 2 सवाल इस तरह के कर लिए हैं तो आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। अब आप कहेंगे कि सर आप कल से ही कह रहे हो सेलिंग प्राइस बराबर विक्रय मूल्य बराबर, लेकिन अगर सवाल में विक्रय मूल्य बराबर ना हो तो हम क्या करें सर? वो भी सवाल है मेरे पास, परेशान मत हो। वो भी सवाल हैं जिनमें हमारा विक्रय मूल्य बराबर ना हो, उनको कैसे करें सर? फिर करेंगे उनको भी, आप परेशान मत होइए। ठीक है, तो चलिए पहले सबसे पहले अगले सवाल को कर दीजिए मुझे। एकदम मैं बर्डन नहीं डालता हूं आपके ऊपर, ये सवाल हार्ड पे हार्ड, हार्ड पे, बीच में थोड़ा सा मैंने आपको रिलैक्स दे दिया। ठीक है, ये मान लो ये जो सवाल है ना आपके सामने, ये रीजनिंग का सवाल है। आप अगर कर गए तो ये मान लो रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी है। ठीक है, चलो नीरज वर्मा 2316 सीपी इसलिए हो गया क्योंकि ए और बी को मैं सीपी मान के चला था। और क्लास के शुरू में मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि अगर मैं अकेले ए की बात करूंगा तो ये उसका सीपी होगा। ए के साथ मैंने 80% को जोड़ दिया। देखो ये पूरा गोला सेलिंग प्राइस है, पूरा गोला। आप इसे एक सेलिंग प्राइस मत मानो, विक्रय मूल्य मत मानो ए और बी को। ये अनुपात कॉस्ट प्राइस का ही आया है। 80% अगर इसके साथ जुड़ेगा तो ये सेलिंग प्राइस बनेगा, अकेला रहेगा तो कॉस्ट प्राइस ही रहेगा ये। नहीं, एसपी का रेशियो कब आता? एसपी कब बना था? वो जब मैंने 80% निकाला था ए का, वो सेलिंग प्राइस था। ए तो अकेला कॉस्ट प्राइस है भाई, ए तो अकेला कॉस्ट प्राइस है। चलो, यदि हानि 20% हो तो विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुणा किया जाए कि क्रय मूल्य प्राप्त हो सके? बताइए। यदि हानि 20% हो, आपने ये 2 वर्ड पकड़ लिए, आपने ये 2 वर्ड पकड़ लिए, 20% की हानि। तो बच्चे 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5 होता है कि नहीं? 1/5। और अगर उसने कहा हानि यानी कि 5 की चीज को कितने में बेचा जाएगा? एक कम में कितने में बेचा जाएगा? 4 रुपए में। 5 उसका कॉस्ट प्राइस है तो उसे बेचा कितने में जाएगा? 4 रुपए में। क्या यहां तक आपको क्लियर है कि अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य 5 है तो उस पे 1 रुपए की हानि हो गई तो उसे 4 में बेचा गया था। अब सवाल ने आपसे क्या पूछा कि विक्रय मूल्य को किस भिन्न से मैं गुणा कर दूं कि मुझे मेरा क्रय मूल्य मिल जाए। मेरे पास जो विक्रय मूल्य है वो तो 4 है, मेरे पास जो क्रय मूल्य है वो 5 है। तो अब आप मुझे बताएंगे कि मैं 4 को किस से गुणा कर दूं इन 4 ऑप्शन में से कि मुझे मेरा 5 मिल जाए। क्या मैं इसको 4/5 से गुणा करूंगा? भाई 4 को अगर आप इस भिन्न से गुणा करोगे तो क्या कभी आपको 5 प्राप्त होगा? कभी नहीं होगा। क्या आप अगर 5/4 से गुणा करते हो इस विक्रय मूल्य को, आप अगर इस भिन्न से गुणा करते हो तो 4 से तो 4 कट गया, क्या मिला? 5। तो आपको क्या क्रय मूल्य मिल गया। और सवाल ने यही तो कहा कि विक्रय मूल्य को मैं किस फ्रैक्शन, किस भिन्न से गुणा कर दूं कि मुझे मेरा वापस क्रय मूल्य मिल जाए। विक्रय मूल्य मेरे पास 4 था, 4 को मैंने किस भिन्न से गुणा किया? 5/4 से। 4 से 4 कट गया, 5 मिल गया जो कि मेरा क्रय मूल्य है।
बहुत अच्छा सवाल है ना, बहुत अच्छा सवाल है। आपको थोड़ा सा रीजनिंग का कॉन्सेप्ट इसमें यूज करना होगा और कुछ भी नहीं है। अब आ जाओ इस सवाल पे। आप सोच रहे होगे सर विक्रय मूल्य बराबर के क्वेश्चन तो आपने कल से करा दिए 2-3, क्या ऐसा भी कोई सवाल बन सकता है जहां पर विक्रय मूल्य बराबर ना हो? बनेगा। देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट और है बच्चे, मैं पहली क्लास से आपको बताता आ रहा हूं क्या, कि जब भी हम लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालेंगे तो किस पर निकालेंगे? क्रिय मूल्य पर। लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, हमेशा किस पर निकाला जाता है? क्रिय मूल्य पर। लेकिन सवाल अगर कह रहा है, अगर सवाल में ही उसने लिख कर दे दिया कि लाभ को विक्रय मूल्य पर निकाला गया, तो हमें फिर मानना पड़ेगा कि विक्रय मूल्य पर लाभ है। अगर सवाल ने कह दिया है स्पेशल लाइन में कि भैया उसने लाभ को विक्रय मूल्य पर निकाला है, तो हमें मानना पड़ेगा। अगर सवाल नहीं कहेगा तो यूनिवर्सल सी बात है कि हमेशा लाभ और हानि क्रिय मूल्य पर ही निकलते आए हैं। ये बात आप याद रखेंगे। सेम इस सवाल में है, देखना इस सवाल को स्टार बना लो भाई, बहुत गजब का सवाल है, बहुत गजब का, और आराम से पढ़ेंगे। इतना इजी तरीका इस सवाल को आपको मैं बता दूंगा ना कि आप कहीं भी ढूंढ लेना, अगर उससे इजी तरीका आपको कहीं मिल जाए तो इतना इजी तरीका आपको बता दूंगा मैं इसका। बस सवाल को एक बार पढ़ो, सवाल को एक बार पढ़ेंगे। एक व्यापारी अपना लाभ खरीद मूल्य पर जोड़ता है। व्यापारी क्या, ये तो हमें भी पता है कि लाभ किस पर जोड़ा जाता है? खरीद मूल्य, क्रिय मूल्य पर, सबको पता है ये बात तो, ठीक है। उस आगे चलो, उसने आगे कहा तथा दूसरा व्यापारी। देखो यहां पर उस सवाल ने ना आपके साथ खिलवाड़ किया है, देखो यहां पर खिलवाड़ किया है। उसने कहा है तथा दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। यहां पर आकर वो खेल खेल गया हमारे साथ। अगर वो पहली बात तक सीमित रहता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। उसने कहा एक व्यापारी अपना लाभ खरीद मूल्य पर जोड़ता है। ये तो भैया हमें भी पता है, आपको भी पता है, व्यापारी को भी पता है कि लाभ जो है वो क्रिय मूल्य पर ही जोड़ा जाता है। लेकिन दूसरी लाइन में उसने खेल कर दिया कि दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। इस लाइन ने पूरा सवाल जबरदस्त बना दिया है। इस लाइन ने कि दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होता है। देखो एक और इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको नोट करनी है। देखो जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होता है, सेलिंग प्राइस बराबर है यहां पर भी, यहां पर, लेकिन जोड़ता अलग अलग पर है, तो दोनों 20% का लाभ होने का दावा करते हैं, 20% का प्रॉफिट कमाते हैं दोनों। आगे चलो, उसने कहा दोनों का लाभ का अंतर 85 है तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। सवाल जितना आपको समझने में दिक्कत आ रही है ना, या जितना टिपिकल मेथड बुक्स में इनके दिए होते हैं, या अब से पहले आपने किसी और टीचर से भी इनके मेथड पढ़े होंगे, तो इस मेथड से कंपेयर करके देखना बच्चे। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं रटने वाला मेथड नहीं है, समझने वाला मेथड है जो मैं आपको बताने वाला हूं। एक बार सवाल को पढ़ो बहुत आराम से। सोनम भारद्वाज, कुछ स्टूडेंट के रिप्लाईज दिए थे, हाँ आंसर आपके सही थे सोनम जी। मैं एक्चुअली मैं थोड़ा लेट जुड़ा था टेलीग्राम से, इसलिए मैं सबके मैसेज देख नहीं पाया। हाँ आज मैं फ्री होके दिन में सबके मैसेज देख लूंगा, है ना। सबके अच्छे रिप्लाई थे, बहुत बढ़िया। देखो सवाल को एक बार पढ़ते हैं फिर करने की कोशिश करते हैं। एक व्यापारी अपना लाभ खरीद मूल्य पर जोड़ता है, दूसरा जो है वो विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है और वो दोनों 20% का दावा करते हैं कि मुझे भी 20% का लाभ है, मुझे भी 20% का है। लेकिन दोनों का सीन अलग अलग है, एक तो कॉस्ट प्राइस पर जोड़ रहा है और दूसरा सेलिंग प्राइस पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि 20% का फ्रैक्शन मुझे बता दो कितना होगा। 20% का जो फ्रैक्शन है ना वो 1/5 होता है। 20% का जो फ्रैक्शन है वो 1/5 होता है। मैंने यहां पर सीपी लिखा कॉस्ट प्राइस, मैंने यहां पर एसपी लिखा सेलिंग प्राइस, और मैंने यहां पर प्रॉफिट लिखा कि दोनों को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब आप देखना, ये रहा व्यापारी एक और ये रहा दूसरा व्यापारी। आप खुद मुझे बताएंगे, आप खुद मुझे बताएंगे। बस जो मैं कर रहा हूं अपने कॉपी पेन से, अपने पेन को साइड में रख दो। पेन हाथ में रहेगा दिमाग ज्यादा काम नहीं करेगा। पेन को साइड में रखो, जो मैं समझा रहा हूं वो समझने की कोशिश करो। देखिए
दोनों ने प्रॉफिट कहा 20-20% का है, लेकिन पहला व्यापारी कहता है कि मुझे खरीद मूल्य पर प्रॉफिट होता है। खरीद मूल्य पर यानी कि अगर उसका कॉस्ट प्राइस 5 है, पहले व्यापारी का अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो उसे लाभ कितने का हुआ? 1 रुपया का। तो उसने बेचा कितने में होगा? 6 रुपए में। और लाभ कितने रुपए का? 1 रुपए का। क्या यहां तक आपको बात क्लियर है? क्या यहां तक आपको बात क्लियर है कि मुझे एक बात बताओ, अगर पहला व्यापारी खरीद मूल्य पर लाभ जोड़ता है तो 5 रुपए की चीज को क्या वो 6 रुपए में बेचेगा 1 रुपए का लाभ कमाकर? यहां तक तो क्लियर है। लेकिन समझने वाली बात तो ये वाली लाइन की है। जो दूसरा व्यापारी है ना, वो अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। बच्चे, विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। मैं बहुत देर से इसी बात पर जोर क्यों डाल रहा हूं? क्योंकि दूसरा व्यापारी भी 20% का लाभ कमाता है, लेकिन वो अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। मतलब कि अगर दूसरे व्यापारी का विक्रय मूल्य 5 है तो 1 रुपए का उसे लाभ होगा। ये दूसरे व्यापारी का अगर विक्रय मूल्य 5 है तो उसे 1 रुपए का लाभ होगा। मुझे इस बार दूसरे व्यापारी का विक्रय मूल्य 5 रखना होगा। ये मुझे समझना है, ये बात मुझे समझनी है कि अगर दूसरा व्यापारी को लाभ विक्रय मूल्य पर है ना, तो उसका विक्रय मूल्य मुझे 5 रखना होगा इस बार। और लाभ कितने का कमाया उसने? 1 रुपए का, दूसरे व्यापारी ने भी। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप किसी चीज को 5 रुपए में बेचकर 1 रुपए का लाभ कमाते हो। आप किसी चीज को 5 रुपए में बेचकर 1 रुपए का लाभ कमाते हो, तो आप उसे खरीदकर कितने में लाए होगे? मुझे एक बात बता दो, आप किसी चीज को 5 रुपए में बेचकर 1 रुपए का प्रॉफिट कमा लेते हो, तो खरीदकर उसे कितने में लाए होगे आप? क्या आप उसे 4 रुपए में खरीदकर लाए होगे? तभी तो आपने 5 रुपए में बेचकर 1 रुपए का लाभ कमा लिया। सोचकर बताओ मुझे कि आपने 5 रुपए में किसी चीज को बेचा और 1 रुपए का लाभ कमा लिया, तो आप उसे खरीदकर कितने में लाए होगे? 4 रुपए में। तो यहां पर उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 4 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 रुपए हो जाएगा। अब तीसरी लाइन का काम आएगा कि उनका विक्रय मूल्य बराबर है, उनका सेलिंग प्राइस बराबर है। लेकिन यहां से तो मुझे पता चला इसका विक्रय मूल्य 6 है और इसका विक्रय मूल्य 5 है। इसका विक्रय मूल्य 6 है और इसका विक्रय मूल्य 5 है। मुझे बराबर करना पड़ेगा, मुझे ये बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। 6 और 5 को बराबर करने के लिए 6 और 5 का एलसीएम होता है 30। तो इसको भी 30 बनाएंगे, 6 पंजे 30, और इसको भी 30 बनाएंगे, 5 छंग 30। दोनों का विक्रय मूल्य बराबर कर लिया मैंने। अब तो इसको भी 5 से गुणा करनी पड़ेगी, इसको भी 5 से। मैं पूरा रेशियो बराबर से गुणा होगा। इसको भी 6 से गुणा करनी पड़ेगी, इसको भी 6 से गुणा करनी पड़ेगी। अब दोनों का विक्रय मूल्य तो 30-30 बराबर हो गया। इसका लाभ 5 रुपए है, इसका लाभ 6 रुपए है। सवाल ने कहा उनके लाभ का अंतर 85 रुपया है। उनके लाभ का अंतर 85 रुपया है। तो भैया इसका लाभ 5, इसका 6, अंतर कितना आया? 1 रुपया का। भाई लाभ का अंतर कितना है? 5 और 6 का 1 रुपया। मैं दोबारा समझाऊंगा, सुनना। 1 रुपए का अंतर कितना आ गया? 85 रुपए। 1 यूनिट का जो मतलब है वो आ गया 85 रुपए। मैं फिर से बढ़ाऊंगा, एक बार यहां पे लास्ट तक जाने दो, लास्ट तक जाने दो। ठीक है भाई, इसका प्रॉफिट है 5 रुपए, इसका प्रॉफिट है 6 रुपए, और लाभ का अंतर 85 रुपए है। सवाल ने कहा प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताओ। भाई प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है? 30 है, इसका भी 30 है। तो 30 यूनिट का मान कितना हो गया? 85 गुणा 30। कितना हो गया? 85 गुणा 30। ये कितना आ गया? 2550 रुपए। ठीक है बच्चे, तो जो पहली बार में बच्चे समझ गए थे उनका आंसर 2550 बिल्कुल सही है। और अब मैं इसको रिपीट करता हूं, सुनना, मेरी बात सुनना। सवाल ने आपसे कहा था कि 2 व्यापारी हैं। भाई मैं और आप 2 व्यापारी हैं, ठीक है। अब हम दोनों, आप कहते हो मुझे जो प्रॉफिट हुआ है ना वो कॉस्ट प्राइस पर हुआ है, सबको होता है, लेकिन मैं आपके अपोजिट चल रहा हूं। मैंने कह दिया जो मुझे लाभ हुआ है वो विक्रय मूल्य पर हुआ है।
वो मुझे सेलिंग प्राइस पर लाभ हुआ है। लेकिन दोनों का प्रॉफिट 20% है, चाहे वो आपका हो चाहे वो मेरा हो, प्रॉफिट दोनों का 20% है। तो और दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। तो सबसे पहले मैंने देखा 20% को 1/5 फ्रैक्शन में लिखते हैं। पहले व्यापारी की बात करेंगे, आपकी बात करेंगे कि आपको अगर जो लाभ है वो खरीद मूल्य पर हुआ है तो आपने 5 रुपए की चीज खरीदकर 1 का लाभ कमाकर 6 में बेच दी होगी, आपका केस खत्म। अब मेरी बात आएगी, लेकिन मैंने अपना लाभ क्रय मूल्य पर नहीं लिया, मैंने तो अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ा है। विक्रय मूल्य पर जोड़ने का मतलब है कि 5 रुपया मेरा अगर विक्रय मूल्य है तो 1 रुपए का लाभ मैंने कमाया। तो कोई चीज मैंने 5 रुपए में बेचकर 1 रुपए का लाभ कमाया है तो क्या मैं उसे 4 रुपए में खरीद कर लाया होऊंगा? सही बात है, 4 रुपए में मैंने यहां पर लिख दिया। तो अब उसने कहा दोनों का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बराबर है, तो 6 और 5 को बच्चे बराबर करेंगे तो 30 बना दिया मैंने, इसको भी और इसको भी। तो इसको भी 5 से गुणा करना पड़ा, इसको 6 से। उसने कहा दोनों के लाभ का अंतर 85 है, तो ये तो लाभ इसका 5 है, इसका 6 है, अंतर कितना? 1 यूनिट, 85 के बराबर। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य भाई बराबर है ना, दोनों 30-30, तो 30 यूनिट का मान 2550। कितना? 30 यूनिट का मान 2550। अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल पर आ जाओ। इसमें भी थोड़ी सी चीजें आपको वही लगानी है, लेकिन उसके जितना दिमाग आपको इस सवाल में नहीं लगाना है। वो बहुत गजब का सवाल था, बहुत ज्यादा, इसीलिए मैंने उस पर 5-7-8 मिनट का टाइम लिया। अब इस सवाल को तो आप तोड़ दोगे, इस सवाल को आप तोड़ के रख दोगे, क्योंकि यह सवाल उसका 20% भी नहीं है पिछले वाले का। देखो, चलो देखते हैं। एक्स ने 2 वस्तुओं को 4000 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचा। इसमें उसे ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई, ना प्रॉफिट नो लॉस। यदि पहली वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा गया तो दूसरी वस्तु को किस पर बेचा जाएगा? तो दूसरी वस्तु को कितने % की हानि पर बेचा जाएगा? इसने उस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश की है। मुझे एक बात बताओ, यहां पर समान क्या है, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य? रीड करो सवाल को, रीड करो सवाल को। इस सवाल में समान क्या है, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस? बताइए। अगर सी भी पूछता तो बबलू भाई अलग अलग आता फिर दोनों का। देखो, एक्स ने दोनों वस्तुओं को 4000 प्रति वस्तु की दर से बेचा। देखो यहां पर एक वर्ड पकड़ो, प्रति वस्तु, यानी कि हर वस्तु को उसने 4000 रुपए में बेचा है। हर वस्तु को उसने 4000 रुपए में बेचा है। इस लाइन से आप क्या समझते हो? इस वाली लाइन से बच्चे आप क्या समझते हो कि एक्स ने हर वस्तु को 4000 में बेचा है? मतलब क्या कि दोनों का क्या समान है? विक्रय मूल्य समान है। दोनों का एसपी बराबर है। पहली वस्तु का एसपी बराबर दूसरी वस्तु के एसपी के बराबर है। क्या इस बात को आप इस लाइन से समझ पाए कि एक्स ने अगर दोनों वस्तुओं को 4000 प्रति वस्तु की दर से बेचा, मतलब पहली वस्तु भी 4000 में, दूसरी वस्तु भी 4000 में, तो दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर हुआ। ये बात हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत गजब। इसे उसे ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई, नो प्रॉफिट नो लॉस। पहली वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया तो दूसरी को कितने % की हानि पर बेचा जाएगा? सवाल में थोड़ा सा तो बच्चे दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। मैंने यहां पर कॉस्ट प्राइस लिखा, मैंने यहां पर सेलिंग प्राइस, और यहां पर प्रॉफिट या लॉस जो भी उनको हुआ होगा मैंने यहां पर लिखा। अब देखना, 25% का लाभ हुआ है पहली वस्तु पे, तो बच्चे 25% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं? 1/4। क्या लिखते हैं? 1/4। ये पहली वस्तु, ये दूसरी वस्तु। देखना, पहली वस्तु को 25% के लाभ पर अगर बेचा गया
मतलब कि वो वस्तु 4 रुपए में खरीद कर और उस पे 1 रुपए का लाभ कमाया होगा तो कितने में बेचा होगा? क्या उसे 5 रुपए में बेचा होगा? मैं रुक इसलिए गया ताकि आप समझो इस बात को कि 25% का लाभ का मतलब है कि 4 रुपए में खरीद कर 1 रुपए का लाभ कमाकर कितने में बेच दिया होगा? 5 रुपए में। क्लियर है? अब देखो, दोनों वस्तुओं को 4,000 में बेचा, यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, मतलब अगर इसको 5 रुपए में बेचा है तो क्या दूसरी वस्तु को भी बच्चे 5 रुपए में बेचा होगा? अभी मुझे दूसरी का प्रतिशत नहीं पता, मुझे निकालना है तो, लेकिन एक बात मैंने कोड वर्ड पकड़ ली कि दोनों वस्तुओं को बराबर कीमत पर बेचा है, मतलब कि अगर पहली को 5 रुपए में बेचा है तो क्या दूसरी वस्तु को भी 5 रुपए में बेचा होगा? 5 रुपए में बेचा होगा कि नहीं दूसरी को भी? और देखो दूसरी बात, उसने, ये पहेली है, एक तरह की क्विज है, ये पहेली है जो आपको सॉल्व करनी है कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर, मैंने 5-5 कर दिया। अब उसने एक बात और कह दी, देखो एक बात और कह दी कि इससे उसे ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। जहां मैंने सर्कल किया, सवाल को तोड़ के रख देना है आपको भी। अगर सवाल को तोड़ना सीख गए मतलब मैथ्स में महारत हासिल करना आप सीख गए। उसने कहा उसे ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई, मतलब कि अगर 1 रुपया का लाभ इसमें हुआ है तो 1 रुपए की हानि यहां पर उसे कमानी होगी, 1 रुपए की हानि उसे यहां पर कमानी होगी। अगर उसने 1 रुपए का लाभ यहां पर किया है तो 1 रुपए की हानि यहां पर कमानी होगी, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस बनेगा। देखो आपके पास सारी चीजें आ गई। आपने किसी चीज को 5 रुपए में बेचकर 1 रुपए का हानि कर ली। मुझे एक बच्चे एक बात बताओ, किसी चीज को 5 रुपए में बेचकर अगर 1 रुपए की हानि आप कमाते हो तो कितने में आप उसे खरीद कर लाए थे? 5 रुपए की चीज में 5 रुपए की बेचकर अगर 1 रुपए की हानि आप कमाते हो तो बच्चे आप उसे खरीद कर कितने में लेकर आए थे? जल्दी से मुझे सभी का जवाब चाहिए कमेंट बॉक्स में कि 5 रुपए की चीज बेचकर 1 रुपए की हानि आप कमाते हो, 1 रुपए का नुकसान कर लेते हो तो खरीद कर आप कितने में लाए होगे? क्या आप उसे 6 रुपए में खरीद कर लाए होगे? क्या आप उसे 6 रुपए में खरीद कर लाए होगे कि नहीं? आप उसे 6 रुपए में खरीद कर लाए थे, आपने उसे 5 में बेचकर 1 का नुकसान कर लिया। यहां तक क्लियर है? अब आपको हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत हो या लाभ प्रतिशत हो, हमेशा किस पर निकाला जाता है? हमेशा क्रिय मूल्य पर निकाला जाता है। तो 1/6 गुणा 100 कितना हो गया? 16 सही 2/3% की उस भाई को हानि हो गई। 16 सही 2/3% की उस भाई को हानि हो चुकी है। जो बच्चे 20% आंसर दे रहे हैं, बच्चे आप गलत क्यों हो? क्योंकि आपने जो हानि प्रतिशत है वो विक्रय मूल्य पर निकाल दिया, लेकिन हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत तो बच्चे क्रय मूल्य पर हम निकालते हैं। तो फिर विक्रय मूल्य पर कैसे निकाल दिया आपने? 5 को नीचे क्यों रखा? 5 तो मेरा क्रय विक्रय मूल्य था, सेलिंग प्राइस था, मुझे तो कॉस्ट प्राइस निकालने की जरूरत है ना? ठीक है, चलो एक बार मैं फिर से बता देता हूं। देखो उसने सवाल में कहा था कि दोनों वस्तुओं को 4,000 की दर से बेचा, यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर था। उसे ना तो लाभ हुआ या ना हानि हुई, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। जितना उसने पहली वस्तु पर कमाया उतना दूसरी पर गवा दिया होगा, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस है। मान लो पहली वस्तु पर 10 रुपए कमाए तो दूसरी पर 10 की हानि हो गई होगी, तभी नो प्रॉफिट नो लॉस है। यदि पहली वस्तु को 25% लाभ पर बेचा, 25% का मतलब 1/4, यानी कि 4 रुपए में खरीदकर 1 का लाभ तो 5 में बेच दिया। उसने कहा दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो अगर ये 5 में बेची है तो ये भी 5 में बेची होगी। मैंने 5 नीचे लिख दिया। उसने कहा ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई, यानी कि अगर पहली वस्तु पर 1 रुपया कमाया तो इस पर 1 खो दिया होगा, 1 की हानि कर दी होगी।
तो आपने बताया कि 5 रुपए में बेचकर 1 की हानि कर ली, मतलब कि वो 6 रुपए में खरीद कर लाया होगा, तभी तो 5 में बेचकर 1 का नुकसान कर लिया। तो हानि प्रतिशत कितना हो गया, 1 की हानि, और हानि हो या लाभ हो हमेशा क्रिया पर गुणा 100, यानी कि 16 से ही 2/3%। बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले सवाल पर आएंगे। ये तो करा दिया ना, ये भी करा दिया। हाँ, इस तरह के सवाल में बच्चे देखो, आपको कोई वस्तु बराबर करने की जरूरत नहीं है, पहले इस तरह के सवाल को पढ़ो। आप पढ़ो इस तरह के सवालों को, कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं। आप इनके कपड़े देखो, सवाल को ये मानो कपड़े देखने आपने कैसे इस तरह के पहने हुए हैं, लैंग्वेज देखनी है। तरीका मैं बताऊंगा, अगले 2-3 सवाल आप बहुत स्पीड से करने वाले हो, बहुत स्पीड से। पहले एक बार पढ़ो सवाल को। 4,000 कहां गया, पवन कुमार पाठक, कोई जरूरत नहीं 4,000 की बच्चे, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसने हमें परसेंट में चीजें पूछी हैं। 4,000 से तो वो हमको कंफ्यूज करना चाहता था कि हम इस 4,000 का क्या करें, यही तो कंफ्यूजन है। 4,000 से हमें एक बात का पता चला कि प्रति वस्तु 4,000 में बेची, मतलब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। बस यहां से ये कोड निकालना था हमको, बस आपको डिकोड करनी थी चीजें, जैसे रीजनिंग में करते हैं ना, आपको चीजें समझनी थी बस। चलिए देखो, यदि मैंने 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी, देखो मैं कितना तेज हूं, कितना, मुझे ले जाया करो कहीं भी अगर खरीदारी करने ले जानी है आपको, क्योंकि मैं देखो 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीद लेता हूं, बार्गेनिंग आती है मुझसे करनी। तो कहीं भी जा रहे हो मुझे ले जाया करो, तथा उन्हें 11 रुपए में 10 वस्तुओं की दर से बेच दिया, डबल फायदा कर गया मैं। तो प्रतिशत लाभ बताओ मेरा कितना होगा, बताओ कितना मेरा प्रतिशत लाभ होगा। मुझसे जबरदस्त बार्गेनिंग कर लोगे आप, नहीं कर पाओगे, मुझसे मुझसे तगड़ी बार्गेनिंग आप कर ही नहीं सकते हो, या कर लोगे। एक से एक बैठा होगा तुम में भी, एक से एक बैठा होगा सच में। अलग अलग उत्तर आ रहे हैं भाई सभी के। चलो देखते हैं। देखो बच्चे, ऐसे सवाल में कि इतने रुपए की इतनी वस्तु खरीदी, इतने रुपए की इतनी वस्तु बेच दी, उस तरह के सवाल में आपने करना क्या है, आप करिए क्या कि एक तरफ तो आप वस्तु लिखिए, एक तरफ तो आप वस्तु लिखिए और एक तरफ आप मूल्य लिखिए। क्या, एक तरफ आप वस्तु लिखिए और एक तरफ मूल्य। इस तरह के सवालों में अब सवाल खत्म, कुछ भी नहीं है सवाल में, निमट गया सवाल, बस खत्म। आपने एक तरफ वस्तु लिखी, आपने एक तरफ मूल्य लिखा, एक तरफ वस्तु और एक तरफ मूल्य आपने लिखा, क्लियर है। अब मुझे बताओ, जब मैं खरीदने गया था तो मैंने 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी, तो वस्तु कितनी खरीदी मैंने, 11, और कितने रुपए में, 10 रुपए में। तो वस्तु के नीचे मैं 11 लिखूंगा और मूल्य के नीचे बच्चे मैं 10 लिखूंगा। अब बेचते समय 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेची, 11 रुपए में 11 रुपए में 10 वस्तुएं, तो वस्तु के नीचे क्या आएगा, 10, और कितने रुपए में, 11 रुपए में, मैंने 11 यहां पर लिख दिया। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि इस 10 की गुणा इस 10 में कर दो, 100 आ गया। इस 11 की गुणा इस 11 में कर दो, कितना आ गया, 121। क्या करना था आपको, मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपने एक तरफ वस्तु और एक तरफ मूल्य लिखना था। उसने कहा 10 रुपए में 11 वस्तुएं, तो 11 वस्तु यहां पर लिखी, 10 रुपया यहां पर लिख दिए। बेचते समय 11 रुपए में 10 वस्तु, तो 10 वस्तु यहां पर लिख दो और 11 रुपए यहां पर लिख दो। फिर उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10 धाम 100 और 11 11 121, यानी कि 100 रुपए की कोई चीज है वो मैंने 121 में बेची है। 100 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है, तो 121 उसका सेलिंग प्राइस है। तो लाभ कितने का हो गया, आप कहेंगे सर जो प्रॉफिट हुआ है वो तो 21 यूनिट का हुआ है, और अगर मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो 21, और प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा किस पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर। और कॉस्ट प्राइस कितना है, बटे 100 और गुणा 100।
तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया? 21% का आपको प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक है। बस आपको करना क्या है? करना है एक तरफ तो वस्तु ले लेनी है और एक तरफ क्या? मूल्य ले लेना है। अगले सवाल का उत्तर इतनी ही स्पीड से आप निकालोगे जितनी स्पीड से आप इस कॉन्सेप्ट को समझे हो। जितनी स्पीड से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए उतनी ही स्पीड से बच्चे इसका उत्तर मुझे बता दो क्या होगा। चलिए, एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिल 5 पेंसिल प्रति रुपए, 5 पेंसिल प्रति रुपए का मतलब है 1 रुपया में 5 पेंसिल। देखो वो तो हमसे और तुमसे भी ज्यादा कलाकार आदमी निकला, हमसे और तुमसे कलाकार आदमी ज्यादा निकला, 1 रुपया में 5 पेंसिल लेकर आ गया। ये तो हमारा भी गुरु है भाई। देखो, एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिल 5 पेंसिल प्रति रुपए की दर से खरीदी और उन्हें 3 पेंसिल प्रति रुपए की दर से बेच दिया, यानी कि 1 रुपए में 3 पेंसिल के हिसाब से बेच दिया। एक तरफ वस्तु एक तरफ मूल्य, एक तरफ वस्तु एक तरफ मूल्य। रखो उत्तर, बताओ क्या होगा। मैंने क्या किया? एक तरफ मैंने वस्तु रखी, एक तरफ मैंने क्या रखा? मूल्य रखा। अब खरीदते टाइम देखो, 5 पेंसिल प्रति रुपए की दर से वस्तु कितनी है? पेंसिल कितनी है? पेंसिल तो 5 है सर, और कितने रुपए में? 1 रुपए में। खरीदते टाइम तो ये हो गया। अब बच्चे बेचते टाइम 3 पेंसिल प्रति रुपए की दर से बेची। पेंसिल कितनी है? 3 है। कितने रुपए की दर से? 1 रुपए की दर से। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है बच्चे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 की 1 में कर दो 3 आ जाएगा, 5 की 1 में कर दो 5 आ जाएगा। यानी कि कोई चीज 3 रुपए की खरीद कर 5 रुपए में बेच दी गई तो कितने का फायदा हो गया? 2 रुपए का। और अगर फायदा हो या नुकसान हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा क्रिया मूल्य पर होता है। और 2/3 गुणा 100 परसेंटेज में डायरेक्ट आपको मैंने टेबल में पढ़वाया था, ये तो 66 सही 2/3% होता है। क्या होता है? 66 सही 2/3%। परसेंटेज की टेबल जब मैंने लिखवाई थी, मैंने कहा था ये बैकबोन है 4 चैप्टर्स की। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई और सीआई कहीं ना कहीं काम आते रहेंगे। तो जैसे ही आपने 2/3 देखा, तुरंत आपने 66 सही 2/3% लिख दिया। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताओ जल्दी से, इस सवाल को भी फोड़ के रख दो। उसी कॉन्सेप्ट से इस सवाल का उत्तर मुझे बहुत स्पीड से मिल जाना चाहिए। एक कहां से आया? अरे एक यहां से आया बच्चे। उसने कहा 5 पेंसिल प्रति रुपए। इसका मतलब होता है प्रति रुपए। प्रति रुपए का मतलब होता है 1 रुपया। 1 रुपया की 5 पेंसिल, ऐसा वो कहना चाहता है। जैसे आपने देखा नहीं कि स्पीड होती है, स्पीड क्या होती है? जैसे मैंने कहा 50 किलोमीटर प्रति घंटे, इसका मतलब क्या होता है स्पीड का? इसका मतलब क्या होता है? आप बताओ मुझे। 50 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या होता है? कि 1 घंटे में चली गई दूरी कितनी है? 50 किलोमीटर। अब तो आप समझ गए, कहो यस सर समझ गए कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर। तो 5 पेंसिल पर रुपीज का मतलब है 1 रुपए में 5 पेंसिल। इस दर से खरीदी गई है। देखो, 350 रुपए में 100 संतरे खरीदे गए, 48 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिए गए, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? बताओ जल्दी से। एक तरफ क्या? एक तरफ तो वस्तु, एक तरफ तो वस्तु और एक तरफ मूल्य। एक तरफ वस्तु एक तरफ मूल्य रखो और जल्दी से मुझे उत्तर बताओ क्या होगा। देखो, उसने कहा 350 रुपए में 100 संतरे, तो वस्तु कितनी है बच्चे? 100 संतरे हैं। वस्तु के नीचे रखूंगा 100 संतरे। कितने रुपए में बताओ? 350 रुपए में। तो मूल्य रखूंगा 350 यहां पर, मूल्य रखूंगा 350 यहां पर। ठीक है,
बेचते टाइम 48 रुपए प्रति दर्जन। एक दर्जन में कितने संतरे आएंगे? एक दर्जन में तो सर 12 संतरे आएंगे। हाँ, इक्वल कर सकते हो, आर्टिकल इक्वल मोहम्मद शोरेब भाई कर सकते हो, वो तरीका भी ठीक है। तरीका वो लंबा चला जाएगा मेरे हिसाब से, मैं आपको तरीके अच्छे बताता हूं। 10 तरीके होते हैं एक सवाल को करने के। देखो, प्रति दर्जन का मतलब बच्चे क्या होता है? 12 वस्तुएं। समझ गए? उसने क्या किया? 48 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा, यानी कि दर्जन मतलब वस्तु कितनी है? 12, और कितने रुपए में बेची है? 48 रुपए में। 48 रुपए में। 48 रुपए प्रति दर्जन का मतलब है 12 वस्तुएं 48 रुपए में बेची हैं। क्रॉस लगाओ, आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका बहुत जल्दी आ जाएगा। दिखाना बच्चा क्या कह रहा है ऊपर ये। भाई गुणा हमने, ये देखो, ये गुणा कौन सी गुणा की बात कर रहे हो? ये क्रॉस मल्टीप्लाई। एक्चुअली होता क्या है, जो इसका हमें वस्तुएं बराबर करनी होती हैं, हमें वस्तुएं बराबर करनी होती है, तब जाके क्वेश्चन होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसलिए करते हैं क्योंकि रेशियो में जाकर चीजें हमारी आफ्टर ऑल वस्तु बराबर होने के बाद इतनी ही आएंगी। वस्तु बराबर होने के बाद चीजें हमारी इतनी ही बनती हैं, इसीलिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं। इसकी इसमें गुणा करेंगे, कितना आएगा? 12 0 0, 12 पंजे 60। अभी मैं चलो दूसरा तरीका भी इसमें बता दूंगा आपको, हालांकि हो सकता है आपको इजी तरीका अच्छा नहीं लग रहा हो। 12 0 0, 12 पंजे 60, हासिल का 6, 12 ते 36 और 6 42, 4200 आ गया। इसकी इसमें गुणा करो, कितना? 4800। यानी कि कोई चीज 4200 में खरीदी गई, 4200 में खरीदी गई। अभी मैं बताऊंगा क्रॉस हम मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, रुको। 4200 में खरीदी गई कॉस्ट प्राइस, और 4800 में बेच दी गई सेलिंग प्राइस। तो फायदा कितने का हो गया? फायदा हो गया 600 रुपए का। और फायदा या नुकसान हमेशा क्रिया मूल्य पर होता है, बटे 4200 और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 सत्ते 42 और 6 एकम 6। 100/7 होता है 14 सही 2/7%। आंसर आ जाएगा, लाभ है ना। 4200 की चीजों को 4800 में बेचा गया, तो बच्चे 14 सही 2/3% का प्रॉफिट होगा। इसका प्रॉफिट होगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब सवाल आपका है, अब सवाल आपको दिखाना क्या कह रहा है, थोड़ा ऊपर। अब सवाल आपका है कि सर हम क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, ये हमें क्लियर कर दो। देखो, अब आप समझेंगे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करता हूं। देखो, मैं इसको यहां से रफ कर रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा और आप खुद समझ जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई हम क्यों करते हैं। मुझे एक बात बताओ आप कि, मुझे एक बात बताओ, आप मार्केट गए, आपने 5 संतरे लिए, 5 संतरे लिए 40 रुपए के, 5 संतरे 40 रुपए के लिए, 5 संतरे 40 रुपए की दर से लिए आपने, कितने भी लिए होंगे पता नहीं। आप घर आ गए, आपने 3 संतरे 40 रुपए के बेच दिए। 5 संतरे 40 रुपए के लिए और 3 संतरे 40 रुपए के बेच दिए। मैंने कहा लाभ बताओ मुझे क्या होगा। आप कहेंगे सर कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा। क्यों? आपने 40 रुपए दुकानदार को देकर आए थे, 40 रुपए आपने उससे ले लिए ग्राहक से। क्या ये बात सही है? क्या मैं सही कह रहा हूं कि आपने 5 संतरे 40 रुपए के खरीदे और 3 संतरे 40 रुपए के बेच दिए, 40 रुपए आ गए। क्या आपको फायदा या नुकसान जीरो होगा? आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हो, वस्तु तो बराबर करो पहले। अगर मैं आपसे कहता कि आप 5 संतरे 40 रुपए के खरीद कर लाए हो और 5 संतरे आप 50 रुपए के बेच रहे हो, तो आपको प्रॉफिट कितने का होगा? फिर आप तुरंत कह दोगे कि 5 संतरे 40 के मैं खरीद कर लाया था और 5 संतरे 50 के बेच दिए, तो यानी कि सर 10 रुपए का लाभ हो गया। आपने तुरंत कह दिया। क्यों कहा आपने? क्योंकि आपको पता चला 5 खरीद कर लाया था, 5 ही मैंने बेच दी। जब तक वस्तु बराबर नहीं होंगी, जब तक वस्तु समान नहीं होंगी, मैं ये डिसाइड नहीं कर पाऊंगा कि मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ है, कितने का लॉस हुआ है। क्या ये बात आपको अंडरस्टैंड हुई?
कि जब तक मैं वस्तुओं को बराबर नहीं करूंगा कि कितनी वस्तु मैं खरीद कर लाया था, कितनी वस्तु मैंने बेची, वो दोनों का अगर मान इक्वल नहीं है तो बच्चे मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगा कि कितने का प्रॉफिट है, कितने का लॉस है। ये बात आपको क्लियर हो गई है। यहां पर देखिए, अब सवाल उठा कि मैंने इनको गुणा क्यों किया। देखो, यहां पर वस्तु थी 100, यहां पर वस्तु थी 12। क्या मुझे इन दोनों को बराबर करना था? क्या मुझे इन दोनों को बराबर करना था? तभी तो मैं डिसाइड कर पाया कि यहां पर लॉस है या प्रॉफिट है। इन दोनों को बराबर करने के लिए ऊपर वाले को तो 12 से गुणा किया और नीचे वाले को 100 से गुणा किया, तभी तो ये दोनों वस्तुएं बराबर हुई। ऊपर वाले को 12 से गुणा किया, नीचे वाले को 100 से गुणा किया। अगर इसको 12 से गुणा किया तो इसको भी 12 से गुणा किया होगा, अगर इसको 100 से गुणा किया तो इसको भी 100 से गुणा किया होगा। मतलब कि इतने में खरीद कर लाया और इतने में बेच दिया। देखो, 12 की गुणा यहां पे हुई है, यहां 100 की हुई है, इसीलिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता था। इसीलिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता था, क्योंकि मुझे इधर वस्तु बराबर करनी थी। 12 की गुणा ऊपर हुई तो यहां हुई, 100 की गुणा यहां हुई तो यहां पे जाके हुई। इसीलिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देता था, ताकि आपको कोई दिक्कत उसमें ना हो वस्तु बराबर करने की। ठीक है, इसको आरुष गौतम का इसका फोटो खींचो कमेंट का, और इनको ब्लॉक कर दो परमानेंट। चलो, अब यहां पर सवाल थोड़ा सा अलग हो गया है। आरुष गौतम भाई, प्लीज हमारी हेल्पलाइन टीम के पास कॉल मत करना, सर मुझे अनब्लॉक करवा दो प्लीज, आई रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट मैं इसलिए कर रहा हूं, आप कॉल मत करना, मेरे पास पर्सनल मैसेज मत करना, टीम के पास मत करना। आपका फोटो खींच चुका है, जो आपने कमेंट किया है, आप परमानेंट ब्लॉक हो। परमानेंट ब्लॉक का मतलब है आप मैथ की ही क्लास में नहीं, पूरे कोर्स की किसी भी क्लास में आप कमेंट नहीं कर पाओगे। इवन आपने अगर कोई और कोर्स भी ले रखा होगा, वहां पर भी आप कमेंट नहीं कर पाओगे। अब एक मूक दर्शक बन के बैठकर सबके वीडियो देखते रहो, जैसे मूवीज देखते हैं आराम से बैठकर। चलिए देखो, एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 5 रुपए की दर से खरीदता है। फोटो खींच लिया ना, ब्लॉक कर दिया, ठीक है। एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 5 वस्तु प्रति रुपए की दर से खरीदता है तथा उन्हीं वस्तुओं को 4 वस्तु प्रति दर, उतनी ही वस्तु, देखो सवाल थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया है, थोड़ा सा एडवांस लेवल है। अगर थोड़ा सा एडवांस लेवल है तो इस पे बच्चे स्टार लगा दो, इस पे स्टार लगा दो, सवाल अच्छा है। इस पे आप स्टार लगा देंगे क्योंकि सवाल अच्छा है, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल बन चुका है। अब जैसे जैसे क्लास हमारी एंड होती जा रही है, प्रॉफिट लॉस खत्म होता जा रहा है, मैं हर लेवल के सवाल आपके लिए ला रहा हूं। अगर मैं इजी लेवल ही लाता रहूंगा बच्चे, वो आपका नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। मुझे तो इवन बहुत मजा आएगा इजी सवालों को पढ़ाने में। भाई मुझे तो वहां पर माथापच्ची करनी ही नहीं है, ज्यादा पेन चलाना ही नहीं है, ज्यादा दिमाग चलाना ही नहीं है, इधर उधर चीजें रखूंगा आंसर आ जाएगा, लेकिन वो आपका नुकसान है। देखो, इन सवालों को मैं इतना इजी वे में आपको पढ़ा रहा हूं कि आपको मजा आ रहा है, इसलिए मैं इन सवालों को लेकर आया हूं। देखिए, एक व्यक्ति कुछ वस्तु 5 वस्तु प्रति रुपए की दर से खरीदता है और उतनी ही वस्तु 4 वस्तु प्रति रुपए की दर से खरीदता है। दो अलग अलग जगह से उसने चीजें खरीदी, दोनों वस्तुओं को मिला दिया और उन्हें 2 रुपए में 9 वस्तु की दर से बेच दिया। इस सौदे में उसे 3 रुपए की हानि हुई, तो कुल कितनी वस्तुएं उसने खरीदी थी? एक दो बार आप इस सवाल को पढ़ो, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। ना, रहने दे, कमेंट करने से फायदा क्या, जब पढ़ते नहीं बच्चे। अब गुस्सा मत हो, आपका जो भी डाउट है आप टेलीग्राम पे मुझसे पूछिए, जो भी शाम को, मैं टेलीग्राम पे एक्टिव रहता हूँ, आप वहाँ पे पूछिए। बच्चे ये 1 घंटे की क्लास है, मैं आपका भला चाह रहा हूँ। आप तो वो वाला काम कर रहे हो कि सर 1 घंटे क्लास में केवल आधे घंटे हमें पढ़ाओ, आधे घंटे हमसे बातें करो। पॉसिबल नहीं है। आप शाम को टेलीग्राम पे आइए, वहाँ पे मैं आपकी जो भी डाउट है, आपको मुझे भला बुरा कहना है वहाँ पे कहिए, मैं एक्सेप्ट करता हूँ वहाँ पे आपको, ठीक है। वहाँ पे कोई मैं किसी को ब्लॉक नहीं कराता हूँ, एप्लीकेशन में ब्लॉक इसलिए कराता हूँ। ये जो बच्चे को मैंने ब्लॉक कराया, इसने मेरे लिए कुछ नहीं कहा, ये उल्टी सीधी बातों को, गालियों का प्रयोग करके डाल रहा है, हमारे बारे में कुछ नहीं करा, बाहर की एक दूसरे की बातों को।
तो अब बताइए, ये शोभा देता है आप स्टूडेंट को? देखो, एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 5 वस्तु प्रति रुपए की दर से खरीदता है। एक तरफ तो मैंने वस्तुएं रखी, एक तरफ तो मैंने वस्तु रखी और एक तरफ मैंने मूल्य रखा। ठीक है, देखो, एक व्यक्ति, एक तरफ मैंने वस्तु रखी और एक तरफ मैंने मूल्य रखा। देखिए, उसने कहा, एक व्यक्ति कुछ वस्तु 5 वस्तु प्रति रुपए की दर से खरीदता है। 5 वस्तु और प्रति रुपए यानी कि 1 रुपए की दर से उसने खरीदी, और उतनी ही वस्तु 4 वस्तु प्रति रुपए की दर से खरीदी। 4 वस्तु प्रति रुपए की दर से ये खरीदी। बच्चे, ये दोनों कॉस्ट प्राइस हैं, ये दोनों खरीदने वाला मूल्य है। सीपी लेफ्ट वाला रहेगा, पर भाई सीपी लेफ्ट वाला रहेगा हमारा। देखो, 5 वस्तु 1 रुपए की खरीदी और उतनी ही वस्तु 4 वस्तु 1 रुपए की खरीदी। अब आप यहां पर गौर करो, यहां पर गौर करो, उतनी ही वस्तु, यहां पर आप गौर करो, यहां पर गौर करो, उतनी ही वस्तु, यानी कि दोनों तरफ मुझे वस्तुएं बराबर करनी है। दोनों तरफ मुझे वस्तुएं बराबर करनी है, क्योंकि सवाल ने कहा जितनी वस्तु ऊपर खरीदी गई है उतनी ही वस्तु नीचे खरीदी गई है। अगर ऊपर उसने कहा 5 वस्तु प्रति रुपए की दर से, नीचे कहा 4 वस्तु प्रति रुपए की दर से, दो अलग अलग उसने दुकानदार से खरीदी और उसने कह दिया उतनी ही वस्तु, तो वस्तुओं को बराबर करो, वस्तुओं को बराबर करो। यहां पर 5 वस्तु है, यहां पर 4 वस्तु है, तो एलसीएम इसको 4 से गुणा कर दो, इसको 5 से गुणा कर दो, तो वस्तुएं हो जाएंगी बराबर, 20-20 वस्तुएं हो जाएंगी। इसको भी 4 से गुणा करना पड़ा जब इसको किया, इसको भी 5 से गुणा करना पड़ा जब इसको किया। अब आप इनको जोड़ दो, क्योंकि मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है। खरीदते समय क्रिया मूल्य क्रिया मूल्य करते समय वस्तु कितनी हो गई? 5 चौके 20, 5 चौके 20, 20 और 20, 20 और 20, 40 वस्तुएं कितने रुपए में? 9 रुपए में खरीदी है टोटल। मैंने टोटल क्रिया मूल्य देखा है, मैंने टोटल क्रिया मूल्य देखा है कि उसने 5 वस्तु 1 रुपए में खरीदी थी, 4 वस्तु 1 रुपए में खरीदी थी, दोनों क्रिया मूल्य था, क्रिया करते टाइम था, खरीदते टाइम था। उसने कहा उतनी ही वस्तु, तो बच्चे मुझे दोनों वस्तुओं को बराबर करना पड़ा। इसको 4 से गुणा किया 20 बनाया, इसको 5 से गुणा किया 20 बनाया, यहां 4 से यहां 5 से, दोनों को जोड़ा तो 40 वस्तु 9 रुपए में खरीदी, ऐसा सवाल ने कहा। आगे पढ़ते हैं। उसने कहा दोनों वस्तुओं को मिला दिया, देखो मिला दिया तभी तो मैंने 40 किया इसको, और 2 रुपए 9 वस्तु की दर से बेच दिया। 2 रुपए में 9 वस्तु, वस्तु ये अब विक्रय करते टाइम बात आ गई है। 9 रुपए में, 9 रुपए में, सॉरी 2 रुपए में 9 वस्तु, तो 9 वस्तु 2 रुपए में। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, 40 वस्तु 9 रुपए में आप खरीद कर लाए थे और 9 वस्तु 2 रुपए में आपने बेच दी, तो कितने का लाभ कमाया? क्या आप मुझे कभी बता सकते हो? मैंने आपसे कहा कि आप 40 रुपए में 9 वस्तु खरीद कर लाए थे, 40 रुपए में 9 वस्तु आप खरीद कर लाए थे और 9 वस्तु 2 रुपए में बेच दी, क्या आपको 7 रुपए का नुकसान हो गया? आप यहां से बता सकते हो क्या कि सर 9 रुपए में खरीद कर लाए थे, 2 रुपए में बेच दी? ये बेवकूफी होगी। क्यों? क्योंकि आपने तो वस्तु अलग अलग बेची और खरीदी है। जब तक हमारे पास वस्तु बराबर नहीं होंगी, मैं बता ही नहीं पाऊंगा कि मुझे लाभ होगा या हानि होगी। उसने सिंपल सी बात कही थी कि 40 वस्तु 9 रुपए में खरीद कर लाए थे और 9 वस्तु 2 रुपए में बेच दी। प्रॉफिट या लॉस मैं तब तक नहीं बता पाऊंगा बच्चे जब तक मैं इन दोनों वस्तुओं को बराबर नहीं करूंगा। तो बराबर करने के लिए आप इनका एलसीएम ले लो। 40 और 9 का एलसीएम होता है 360, तो इसकी गुणा 9 की गुणा यहां भी करो और 40 की गुणा यहां करो। 9 की गुणा यहां करेंगे तो यहां भी होगी, तो 9 निम कितना आ गया? 81। 40 की गुणा यहां करेंगे तो 40 की गुणा यहां भी होगी, 40 की गुणा
यहां भी होगी। तो कितना आएगा, 40 दूनी 80। अब आप कह सकते हो, अब आप कह सकते हो कि 9 चौके 36, 360 वस्तुएं 81 रुपए में खरीद कर लाए थे और 9 चौके 36, 360 वस्तुएं 80 रुपए में बेच दी, तो कितने का फायदा या नुकसान हो गया। अब मैं बता सकता हूं कि 360 वस्तुएं 81 में खरीद कर लाए थे, 360 वस्तुएं 80 में बेच दी, तो 1 रुपए का नुकसान हो गया। कितने का, 1 रुपए का नुकसान हो गया, क्योंकि वस्तु अब बराबर हो चुकी हैं। तो नुकसान कितने का हो गया, 1 रुपए का। लेकिन सवाल ने कहा 3 रुपए की हानि, तो 1 यूनिट का मान 3 होगा। और उसने कहा कितनी वस्तुएं खरीद कर लाया था, 360 वस्तुएं खरीद कर लाया था, तो 360 यूनिट का मान कितना होगा, 360 गुणा 3 कितना होगा, 1080। 1080 वस्तुएं खरीद कर लाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक है। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई वहां पे करते हैं जहां पे परसेंट प्रॉफिट पूछ रहा हो, जहां पे परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस पूछ रहा हो, हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत, वहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। आप समझेंगे, दोबारा आप इस क्लास को रिपीट करके देखेंगे तो ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, मैं फिर से रिपीट करता हूं। देखो बच्चे, सवाल ने कहा था कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 5 वस्तु प्रति रुपए की दर से लाता है, यानी कि 5 वस्तु 1 रुपए में, और उतनी ही वस्तु 4 वस्तु प्रति रुपए की दर से खरीदता है, यानी कि 4 वस्तु 1 रुपए में। उसने कह दिया उतनी ही वस्तु, यानी कि दोनों तरफ समान वस्तु है, जितनी ऊपर लाया था उतनी ही नीचे। तो बराबर किया, 4 से गुणा करके 20 बना दिया, 5 से गुणा करके 20। तो ये 4 और ये 5 से गुणा कर दिया, क्योंकि इन दोनों को बराबर बराबर रेशियो में है। तो ये दोनों को मिला दिया, सवाल ने कहा। तो 20 और 20 40 वस्तुएं, 5 और 4 9 रुपए में वो खरीद कर लाया था। दोनों को मिलाने के बाद मैंने एक ओवरऑल देख लिया। फिर उसने कहा और उन्हें 2 रुपए में 9 के हिसाब से बेच दिया, तो 9 वस्तु 2 रुपए में बेच दी। अब अगर मुझे लाभ या हानि देखना है तो बच्चे मुझे वस्तुओं को बराबर करना होगा। 40 वस्तु 9 में खरीद कर लाया था, 9 वस्तु 2 में बेच दी, तो यहां पर 40 और 9 को बराबर करेंगे। ये 9 से गुणा किया, ये 40 से, तो 360 और 360 दोनों तरफ वस्तुएं बराबर हो गई। ये 81 रुपए हो गया, 9 नाम 81। ये कितना हो गया, 40 दूनी 80। अब मुझे पता चला कि 360 वस्तु 81 रुपए में तो खरीद कर लाया था और 360 वस्तु 80 रुपए में बेच दी, तो 1 रुपए का नुकसान हो गया। और उसने कहा 3 रुपए का नुकसान है, तो कितनी वस्तु खरीद कर लाया था, वो तो 360 थी, और 360 का मान 1080। 1080 बहुत गजब का सवाल है, मैंने कहा बहुत गजब का सवाल है ये। ठीक है, अब आप इस सवाल को मुझे शाम को टेलीग्राम में बताओगे। शाम को टेलीग्राम में एक्टिव रहूंगा मैं 8 बजे के बाद में, इसे आप टेलीग्राम पे बताओगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है, उस पे नीचे लिखना टुडे मैथ होमवर्क, टुडे मैथ होमवर्क, तभी मैं उसको डाउनलोड करके देखूंगा। ठीक है, टुडे मैथ होमवर्क। तो भैया मिलते हैं शाम को 8 बजे, और बहुत अच्छे अच्छे आज सवाल थे। कल की क्लास भी अच्छी रहेगी। मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।